हम क्या कर रहे थे, फैक्टराइजेशन। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने फैक्टराइजेशन टॉपिक डिस्कस किया था और कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज़ की थी वहाँ पे, उसकी हेल्प से फैक्टराइजेशन किया था। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं और जो बाकी आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज़ कैसे होता है वो देखते हैं। सपोज़ मैंने एग्जाम्पल लिया 4x² प्लस 28xy प्लस 49y²। ठीक है, पहले इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या आइडेंटिटी के फॉर्म में बनता है कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बना 2² x², 28 को मुझे नहीं पता कैसे ब्रेक करना है, मैं एज इट इज रख रही हूँ। ये बना 7² y²। अब सबसे पहले अगर आपने नोटिस किया हो तो 1 2 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स क्या हैं, प्लस की हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, जिसमें तीनों टर्म्स क्या होती हैं, प्लस की होती हैं। अब हम देखते हैं क्या a² और b² बनता है, तो पहले वो चेक करते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके लिखा मैंने 2x² प्लस 28xy एज इट इज, और इन दोनों को कंबाइन करके लिखा मैंने 7y²। तो देखो मेरे पास बन गया a² और b², और यहाँ पे a मेरा क्या बना 2x और b मेरा क्या बना 7y। अब मेन टारगेट क्या है, 2ab बनाना। तो क्या देखें 28 ऐसे ब्रेक हो सकता है, लिखें 2x² एज इट इज प्लस 2ab। तो 28 को ब्रेक किया 2 में, a क्या है मेरे पास 2x और b क्या है मेरे पास 7y। मैंने खुद से लिख दिया 2ab करके। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखें 2ab को, क्या हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28xy। देखो 28xy और यहाँ पे भी 28xy। तो इट मीन्स हमने जो ब्रेक किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई, इसको कंबाइन करके क्या लिखेंगे, प्लस 7y का होल स्क्वायर। अब फैक्टराइज बोला है तो स्क्वायर में तो छोड़ना नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, इसको 2 टाइम्स लिख देना है। इट मीन्स ये इसके दोनों फैक्टर है। इजी है, वही आइडेंटिटी है, बस वहाँ पे हमने a² माइनस b² आइडेंटिटी के क्वेश्चन किए थे। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आइडेंटिटी पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अब मैं नेगेटिव पे डील करती हूँ, तो मैंने लिखा x² माइनस 4xy प्लस 4y²। ठीक है, x² एज इट इज है, माइनस 4xy एज इट इज रहा, और यहाँ पे 4 बनता है 2 का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट 2y का होल स्क्वायर। नेगेटिव है तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं साइड में, ताकि हमारे लिए इजी रहे आइडेंटिटी में चेंज करना। a माइनस b² इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अब आप नोटिस करोगे तो a² और b² तो बन गया, a है मेरे पास x और b क्या है मेरे पास 2y। अब मुझे 2ab बनाना है, तो पहले मैं इसको लिख देती हूँ, -2, a क्या है x और b क्या है 2y। मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये 2ab 4xy के इक्वल आता है। तो मैंने लिखा 2x 2y, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 4xy। तो देखो हमारे दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स हमने आइडेंटिटी सही लिखी है। फिर इसको कंबाइन करके लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो कितने टाइम्स होगा फैक्टर हमारे पास 2 टाइम, यानी कि x माइनस 2y एंड x माइनस 2y। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स फॉर दीज क्वेश्चन, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। मैंने एग्जाम्पल लिया 4 प्लस 4x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये कंप्लीट टर्म हमारे पास एक टर्म है, इसको अलग से डील नहीं करना है। सबसे पहले 4 को ब्रेक कर दिया 2² प्लस 4x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो 3 टर्म है, तीनों किस में है, प्लस में है, तो कौन सी आइडेंटिटी बनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बना a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पे a क्या है मेरे पास, a इज 2, व्हाट इज b, b इज x माइनस वाई। अब देखें 2ab बनता है कि नहीं, तो ये मैंने लिखा 2² प्लस 2, a इज 2,
b is x minus y प्लस x minus y its होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बनता है मेरे पास 4xy। यहाँ साइड में देख लेते हैं 2 इंटू टू इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये आया 4x माइनस वाई। तो देखो यहाँ भी 4x माइनस वाई, यहाँ भी 4x माइनस वाई। इट मीन्स हमने जो ये टर्म लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसे बन जाएगा, a प्लस बी क्या है, x माइनस वाई इट्स होल स्क्वायर, और ओपन करें तो क्या बना 2 प्लस एक्स माइनस वाई इट्स होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो टर्म कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी, तो 2 प्लस एक्स माइनस वाई एंड 2 प्लस एक्स माइनस वाई 2 टाइम्स। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन हमारे पास आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो। मैंने प्लस माइनस दोनों के लिए एग्जांपल बता दिए। उसके बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन आती है रीअरेंज करके। कैसे आती है हमारे पास फैक्टराइजेशन, रीअरेंज करके या रीग्रुप करके। तो रीग्रुप करो या रीअरेंज करो, उसका मतलब है जो भी आपके पास टर्म्स गिवन है उनको आगे पीछे ऐसे प्रोसीड करना है कि कुछ कॉमन आए और सेम टर्म्स कॉमन बने हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा रीअरेंजमेंट करके। कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, उसी से ज़्यादा क्लियर होगा। 3 एग्जांपल्स वी हैव डन। तो मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 4। मैंने लिया सबसे इजीएस्ट स्टेप से प्रोसीड करते हैं, 2x प्लस वाई प्लस पी एक्स प्लस वाई। अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म, क्योंकि जितने भी टर्म होती हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं। दोनों टर्म्स में यहाँ पे है हमारे पास x माइनस प्लस वाई और यहाँ पे भी है x प्लस वाई। तो दोनों टर्म्स में से x प्लस वाई को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया। यहाँ फर्स्ट वाले टर्म में अगर x प्लस वाई कॉमन आ गया तो कितना बचा, 2। सेकेंड टर्म में x प्लस वाई कॉमन आ गया तो कितना बचा, p। तो देखो 2 फैक्टर आ गए, इसके अलावा फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, तो इट मीन्स दिस इज द आंसर। इजी था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने। नेक्स्ट लेते हैं, इससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट इससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, करो रीअरेंज। अब आप देख सकते हो 3 टर्म्स में x है, 2 टर्म में y है, 2 टर्म में z है। तो मेरे को z और y में दिख रहा है कि 2 टर्म में z है, 2 टर्म में y है। तो 2 को रीअरेंज करते हैं। ये आपको खुद करके देखना है कि कैसे रीअरेंजमेंट होगा। सपोज पहले मैंने इन दोनों को और फिर मैंने इन दोनों को रीअरेंज किया। फर्स्ट दोनों टर्म में देखें तो x कॉमन, तो यहाँ मेरे पास बना x प्लस वाई। सेकेंड दोनों में मैंने देखा z कॉमन, तो हमारे पास बना x प्लस वाई। रीअरेंजमेंट में ये ध्यान रखना है, जब भी आप रीअरेंज कर रहे हो तो आपके पास सेम टर्म बननी चाहिए, तभी क्वेश्चन में बेनिफिट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं होगा। दोनों टर्म में मैंने देखा x प्लस वाई सेम है, तो मैंने x प्लस वाई को कॉमन ले लिया। x प्लस वाई कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, x प्लस जेड। देखो हो गए फैक्टर। सिर्फ हमें क्या करना था, रीअरेंजमेंट करना था। रीअरेंजमेंट भी इसमें आपके पास साथ साथ दे रखा था, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कई बार हमें टर्म्स को आगे पीछे रीअरेंज करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कुछ नेगेटिव में ले लेते हैं। तो मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब वही 4 टर्म्स हैं, तो मतलब रीअरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही पेयर बना के देख लेती हूँ, क्या पता हमारे पास डायरेक्टली बन जाए। अगर नहीं बनेगा तो फिर आगे कुछ रीअरेंजमेंट देखेंगे। फर्स्ट दोनों में x कॉमन आया तो बना x माइनस जेड। सेकेंड में y कॉमन आया तो हमारे पास बना x माइनस जेड। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर आप रीअरेंज कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई टर्म सेम जरूर बननी चाहिए। तो बन गई हमारे पास, तो मैंने x माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, x प्लस वाई। देखो ये आ गया हमारा। अब आप नोटिस करो, वन स्टेप तो क्वेश्चन ही था, 2 और 3, तो हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप्स में आंसर आ गए। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने एग्जाम्पल्स लेंगे, उतना ही हमारा टॉपिक क्लियर होगा। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, अब देखें रीअरेंजमेंट कैसे होगा। यहाँ है ax स्क्वायर, यहाँ by स्क्वायर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं दिख रहा ना।
इधर है बी एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। अब मेरे को ये दिख गया कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के टर्म है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के टर्म है, तो मैं इन दोनों को साथ में लूँगी। फिर ऑटोमेटिकली बन गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर के टर्म है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को साथ में लेते हैं। तो रीअरेंजमेंट में क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक साथ, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ। इन दोनों में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, ए प्लस बी, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, बी प्लस ए। अब हमें क्या करना था, रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं तो हमारे पास एक टर्म सेम आनी चाहिए। देखो सेम आई, ए प्लस बी बोले चाहे बी प्लस ए, एक ही बात है। तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बच गया प्लस वाई स्क्वायर। प्लस में कोई आइडेंटिटी नहीं होती स्क्वायर पे, तो इसलिए एज इट इज छोड़ देंगे। सो दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चंस रीअरेंजमेंट के। रीअरेंजमेंट कैसे करना है, जो क्वेश्चन गिवन हो उसमें आपको 4 टर्म्स होंगी, उनको आपको ऐसे आगे पीछे चेंज करना है कि हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चंस के बीच में हमारे पास यूज हो जाते हैं कि रीअरेंज करके इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। आफ्टर द रीअरेंजमेंट फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने किया था नॉर्मल फैक्टर बना के, फिर हमने किया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, फिर हमने किया विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आता है, जो मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि हम करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म का मतलब जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए 3 टर्म्स हों, 3 टर्म में मिडल टर्म होती हैं, तो हम उसको स्प्लिट करके करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छे से क्लियर करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब होता है, सपोज मेरे पास कोई भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। आपको पी क्यू नेम ठीक नहीं लग रहे हैं तो हम कुछ और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से मिडिल टर्म, अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर की टर्म सबसे फर्स्ट टर्म होगी, एक्स स्क्वायर के बाद मतलब एक्स यानी कि सेकेंड टर्म, और जहाँ एक्स टर्म नहीं है मतलब कांस्टेंट टर्म, वो क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। अगर आगे पीछे भी लिखा है तो हमें उसे सीक्वेंस में लिखना है। अब मिडिल टर्म कौन सी हुई हमारे पास, सेकेंड वाली, यानी कि हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी होगी, हमेशा एक्स वाली टर्म होगी। जिस टर्म में एक्स होगा दैट इज द मिडिल टर्म। अब इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब होता है, टू स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक। टू स्प्लिट मीन्स टू ब्रेक। टू ब्रेक मीन्स हमारे पास नंबर गिवन है, तो नंबर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस में। तो हमें जो है वो कैसे ब्रेक करना है कि हमारे पास क्या आए, इसको ऐसे ब्रेक करके लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब b को ब्रेक कर रहे हैं तो b ब्रेक हो रहा है, तो b हमारे पास 2 टर्म्स में आना चाहिए, सपोज p प्लस क्यू फॉर्म में, x एज इट इज, और जो c है वो कैसे आ जाना चाहिए, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, p इंटू क्यू। आपको b को ऐसे ब्रेक करना है that b can be written as sum of 2 numbers, that is p and q, and c can be written as product of those numbers। ये जो हमने नंबर्स देखे हैं कि उन दोनों का सम और उन दोनों के प्रोडक्ट में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे, ये हमें खुद चूज करना है। कैसे चूज करेंगे वो हम फैक्टर्स करके देखेंगे। जो भी हमारे पास मिडिल टर्म होगी दैट इज बी होगी, तो बी के फैक्टर्स करके देखने हैं, सी के फैक्टर्स करके देखने हैं कि कैसे आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास वो टर्म्स थी जिसमें एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, हमारे पास 1 है। इन केस एक्स का कॉफिशिएंट 1 नहीं होता, कोई और टर्म होती है, सपोज मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, कितना आया, ए सी। तो फिर आपको बी को कैसे स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, कि बी स्प्लिट हो जाए पी प्लस क्यू में, और जो प्रोडक्ट है ए सी वो स्प्लिट हो उन दोनों की प्रोडक्ट में। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 था तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट अगर x का कॉफिशिएंट a है
तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 शुड बी मल्टीप्लाई विद 3, दैट इज C शुड बी मल्टीप्लाई विद A। तो हमारे पास आ जाएगा AC, और B को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में P प्लस Q, तो AC होना चाहिए P इंटू Q। ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। दूसरा डिपेंड करता है P और Q के साइन पे भी, कि यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है। मैंने सिर्फ प्लस लिखा है, बट प्लस में माइनस ऑलरेडी आ जाता है, मतलब प्लस के नंबर भी आ जाएंगे, माइनस के नंबर भी आ जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, तभी हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्लियर होगा। हम ऑलरेडी 7 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, सो दिस विल बी 8th एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। अब अगेन x का फैक्टर 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। हमें किसको ब्रेक करना है, 12x को। ये कौन सी टर्म है हमारे पास, मिडल टर्म, तो इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है तो किसको स्प्लिट करना है, 12 को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, हमें करना है 12 को स्प्लिट किन्हीं भी 2 नंबर्स के सम में, और वो जो 2 नंबर्स आते हैं उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो पहले तो लिखते हैं 32 के फैक्टर, तभी पता चलेगा ना। फैक्टर ज़्यादा इजी स्टेप है प्रोसीड करना प्लस की बजाय, तो हम 32 से स्टार्ट करते हैं। तो 32 के फैक्टर लिखते हैं सबसे पहले। फैक्टर्स क्यों लिखे, क्योंकि स्प्लिट करना है। 1 इंटू 32 कितना होता है, 32, ठीक है। पर क्या 1 और 32 का सम हमारे पास आया 12, नहीं होता, तो मतलब फर्स्ट फैक्टर कैंसिल हो गया। सेकेंड फैक्टर बनता है मेरे पास 2 इंटू 16, ये 32 आता है, बट क्या 2 प्लस 16 मेरे पास 12 आता है, नहीं आता। थर्ड बनता है 32 का फैक्टर 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 तो 32 होते हैं, बट क्या 4 प्लस 8 12 होता है, होता है। तो इट मीन्स हमारे फैक्टर्स क्या है, 4 एंड 8। तो यहाँ पे मेरा P क्या बना, 4, और Q क्या बना, 8, तो ये बना 4 इंटू 8। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। ये स्टेप हमारे पास मेन था कि हमें कैसे फाइंड करना है। फाइंड हो गया। फाइंड करने के बाद अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। अब इसको स्प्लिट कर दिया था, तो 12 को कैसे स्प्लिट किया था, 4 प्लस 8x प्लस 32 एज इट इज भी लिख सकते हो, 4 इंटू 8 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x प्लस 32 हो गया हमारे पास। अब देखो रीअरेंजमेंट बन गया, दीज टू टर्म्स, इन दोनों में x कॉमन आया तो बना x प्लस 4, इन दोनों में 8 कॉमन आया तो बना x प्लस 4। रीअरेंजमेंट में क्या होना चाहिए था, एक टर्म सेम बननी थी, तो मतलब सेम बन गई। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, x प्लस 4 कॉमन, तो सेकेंड ब्रैकेट बन गई x प्लस 8। तो देखो फैक्टर्स आ गए 2। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर की टर्म थी, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म है तो कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स शुड बी देयर। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको बहुत अच्छे से करना है। आई होप इट इज क्लियर। बाकी और एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। एनी एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। पहले मैं सिर्फ प्लस पे डील कर रही हूँ, फिर माइनस पे डील करेंगे। 9x प्लस 20, ठीक है। अब हमें कैसे ब्रेक करना है, हमें इसको स्प्लिट करना है। पहले लिख लें कैसे स्प्लिट करना है। मुझे स्प्लिट करना है 9 को कैसे, P प्लस Q 2 नंबर्स की फॉर्म में, सच दैट कैसे होने चाहिए, P इंटू Q का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 20। तो मेरा इनिशियल स्टेप क्या हुआ, 20 के फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं। हमेशा 1 से शुरू करना है। 1 इंटू 20 होता है, बट क्या 1 प्लस 20 होता है हमारे पास 9, नहीं होता, कैंसिल हो गया। फिर आता है फैक्टर 2 इंटू 10 तो 20 होता है, बट क्या 2 प्लस 10 हमारे पास 9 होता है, नहीं होता, ये भी गया। 3 तो होता ही नहीं। 4 फैक्टर होता है, 4 इंटू 5 तो 20 हो गया, बट क्या 4 प्लस 5 9 होता है, यस होता है। तो हमारा P क्या बना, 4, और Q क्या बना, 5, और 20 बना 4 और 5। तो कैसे ब्रेक हुआ हमारे पास, एक्स स्क्वायर, 9x को ब्रेक किया मैंने 4x प्लस 5x प्लस 20। यहाँ इन दोनों में से कॉमन x प्लस 4
प्लस 5 कॉमन, x प्लस 4, दोनों में x प्लस 4 के टर्म्स कॉमन, तो मैंने x प्लस 4 कॉमन लिखा और इधर बच गया x प्लस 5। सो दिस इज द आंसर। अब देखो इजी लग रहा होगा कि हमारे पास 2 ही स्टेप में आंसर आ गया। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में बहुत यूज होगा, क्वेश्चंस के बीच में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, आप सॉल्व कर रहे हो और फिर आगे कि इसको फैक्टराइज करो। टेक अनदर एग्जाम्पल। नाउ वी विल मूव टू द नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव बहुत कर चुके हैं ना, अब हम लेते हैं नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 40। ठीक है, अगेन किसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है। करें स्टार्ट। स्प्लिट इसको करना है एक्स वाली टर्म को, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -1, मतलब -1 को 2 नंबर्स के सम में लिखना है, p प्लस क्यू। अब ये ध्यान रखना, सम का मतलब सिर्फ सम नहीं होता, माइनस भी हो सकता है, p और q कोई भी नंबर हो सकते हैं, एनी इंटीजर दे कैन बी, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। साथ में इधर क्या है, -42 है। ठीक है, अब -42 अभी लिखें ना लिखें क्या फर्क पड़ता है, हम क्या ले लेते हैं +42 दे के उसके फैक्टर लेते हैं और फिर उनको प्लस माइनस करके चेक करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। p इंटू क्यू में लिखा, अब 42 से स्टार्ट करते हैं। 42 का सबसे पहला फैक्टर 1 इंटू 42, 1 इंटू 42 तो होता है, पर क्या 1 और 42 को प्लस माइनस दोनों को प्लस या दोनों को माइनस लेने से हमारे पास 1 आता है, -1 नहीं आता। फिर मैंने लिया यहाँ पे 2 इंटू 21, तो भी नहीं होगा मेरे पास। फिर मैंने लिया 3 इंटू 14, तो भी नहीं होगा, क्योंकि चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो 1 तक तो आप नहीं पहुँच सकते। फिर मैंने लिया 4, 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से। फिर मेरे पास आया 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 42 तो होता है, 6 प्लस 7 का सम क्या होगा 13, बट हमारे पास क्या है -1, तो सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं। अगर मैंने लिखा -6 प्लस 7, मतलब 6 को नेगेटिव लिया और 7 को प्लस लिया, तो कितना आया +1, बट हमें क्या चाहिए -1, तो मैंने क्या लिया 6 माइनस 7, तो मेरे पास आ गया -1। तो मतलब मेरे p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6, या आप लिख सकते हैं p की वैल्यू -7, पहले ग्रेटर लिखते हैं और q की वैल्यू हो गई +6। अब अगर आप देखो तो p और q के मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -42 आ रहा है और प्लस माइनस करने पे -1 आ रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6x -42। अगेन रीअरेंजमेंट, दोनों में देखो क्या कॉमन आया, x -7 प्लस 6 x -7, ये वाले टर्म ये टर्म, तो यहाँ आया x -7 और यहाँ आया x प्लस 6, तो ये दोनों टर्म्स आ गई मेरे पास। दिस इज द आंसर। अब आप नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना वो यहाँ से भी देख सकते हो। अगर हमारे पास यहाँ माइनस वाले टर्म हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर x के टर्म मैं लिख देती हूँ, इफ x इज नेगेटिव, नेगेटिव कब हो सकता है हमारे पास, माइनस माइनस होगा तो भी माइनस आएगा ऐड करने पे, और प्लस माइनस होगा तो भी ऐड करने पे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा तो भी माइनस आएगा, 2 टर्म हो सकती है, तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। फिर हमारे पास आता है कांस्टेंट। जब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नेगेटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव कब आएगा, सिर्फ जब प्लस प्लस इनटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसके अलावा कोई भी टर्म नहीं है जो माइनस होती है, क्योंकि प्लस प्लस भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो दोनों के देखें एक साथ तो मेरे को ये मिला। तो मतलब कहने का ये है कि जब आपकी मिडल टर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिडल टर्म नेगेटिव कांस्टेंट नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज फैक्टर्स 1 पॉजिटिव, 1 फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, फैक्टर्स क्या होंगे 1 पॉजिटिव एंड 1 शुड बी
नेगेटिव। तो आपको ज़्यादा प्लस माइनस पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है। उसके अलावा जैसे भी आपको क्वेश्चन में प्रोसीड किया गया है, अगर मिडिल टर्म हमारे पास है नेगेटिव, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मिडिल टर्म हो हमारे पास नेगेटिव बट कांस्टेंट टर्म हो हमारे पास पॉजिटिव, तो क्या होगा। अब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव कब हो सकती है, जब हमारे पास या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर हमारे पास दोनों नेगेटिव हो, तभी पॉजिटिव आएगी। बट मिडिल टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव का तो मतलब ही नहीं। तो मतलब फैक्टर्स क्या होना चाहिए, बोथ नेगेटिव। दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे हमारे पास। थर्ड केस हमारे पास आता है जब हमारी मिडिल टर्म जो है वो हो पॉजिटिव और जो कांस्टेंट टर्म हो वो दे रखी हो नेगेटिव। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या हो, नेगेटिव। तो हमारे फैक्टर्स कैसे होंगे, अब मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो मतलब दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो प्लस आ रहा है। ठीक है। तो जो ग्रेटर फैक्टर है फैक्टर वो क्या होगा, पॉजिटिव, और एक फैक्टर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। फोर्थ केस क्या बनता था हमारे पास कि जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव है, जो हम ऑलरेडी सबसे पहले कर चुके हैं। मिडिल टर्म भी क्या हो, पॉजिटिव हो, और कांस्टेंट टर्म भी मेरे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हमारे पास क्या बनेगा, फैक्टर्स हमारे पास कैसे आएंगे, दोनों फैक्टर्स क्या आएंगे, पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, ये साइन ऑफ द टर्म्स हुए कि हमें साइन से कैसे डील करना है। ये हमारा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि अगर चारों हमारे पास गिवन हो, एक पॉजिटिव दोनों नेगेटिव तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो इनकी हेल्प से। तो ये था फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।